और सियारों के गुर्राने की गरज, इन सब से डर तो बहुत लगता है। क्या आपको भी वो आवाजें सुनाई देती हैं? हाँ, आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? जब आप उन आवाजों के बारे में जानते हो तो कुछ और भी जानते ही होंगे। इस पर मुखिया ने जवाब दिया, हमारे गांव में गायत्री नाम की एक विधवा अपने बेटे आर्यन के साथ रहा करती थी। उस समय मैं मेरे घर का निर्माण करवा रहा था। वह वहां मेहनत मजदूरी करती थी, अपने बच्चे को पाला, उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। आर्यमान ने पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन किया और इस गांव का पहला डाक बाबू बना। लेकिन ना जाने एक दिन उसके साथ क्या हुआ, उसकी लाश जंगल में बुरी अवस्था में पाई गई, जैसे उसे किसी खूंखार जानवर ने नोच खाया हो। उसकी मौत देखकर उसकी माँ सुध-बुध खो बैठी थी। उसके बाद से जो भी डाक बाबू यहाँ आता है तो उसको साइकिल की घंटी सुनाई देती है और अजीब अजीब डरावने आवाजें आती, और कोई भी डाक बाबू यहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाया। यह सुनकर महेश की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने तय किया कि आज रात वो पता करके ही रहेगा कि सच्चाई क्या है इस रहस्य साइकिल की घंटी का और कुत्तों के भौंकने का। रात होने पर महेश डाकघर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो कभी सियारों के रोने की, लेकिन आज महेश हिम्मत करके अपनी जगह खड़ा हुआ था। ठीक 11 बजे उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने पाया कि सामने से उसे वही आकृति आ रही है, लेकिन वो हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। वो आकृति नजदीक आई और एक चिट्ठी फेंक कर आगे निकल गई। महेश उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन चिट्ठी देखकर उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम आर्यमन है। मैं इस गांव का पहला डाक बाबू बनकर बहुत खुश था और कई सालों की नौकरी के बाद मैंने पैसे जमा किए थे। अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर मैंने अपने कमाए हुए पैसे मिलाए और उसके बाद गांव का सबसे बड़ा घर खरीदना और उसके अंदर अपनी माँ को रहते हुए देखना मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन वो घर मुखिया ने अपनी बेटी के नाम कर रखा था। मैंने मुखिया से उसे खरीदने की बात कही तो उसने मुझसे पैसे तैयार रखने को कहा। अगली रात मुखिया अपने दामाद बलदेव और एक आदमी विपुल के साथ डाकघर आया। मुखिया जी, मैंने कागजात बनवा लिए हैं, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें, फिर ये पैसे आपके और वो घर मेरा। मुखिया ने पहले पैसों की गिनती विपुल और बलदेव से करवाई। मुखिया जी, अब इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दें। क्यों नहीं डाक बाबू? तभी मुखिया ने विपुल को इशारा किया और उसने मेरे सर पर डंडा मारा। वो घर मेरी बेटी के नाम है और वही उसमें रहेगी। यह सब नाटक तो मैंने तेरी जमीन के पैसे और तेरी जमा पूंजी हड़पने के लिए किया था। इस गांव में सबसे अमीर मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मुखिया और उन गांव वालों ने मिलकर मुझे बरगद के पेड़ के नीचे फिकवा दिया। इसलिए जब भी कोई डाक बाबू आता है तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं चाहता था कि मुखिया की और मेरे खून की हकीकत सबके सामने आए। यह खत पढ़कर महेश को मुखिया पर बहुत गुस्सा आया। वो अगली सुबह मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, आपने जो आर्यमान के साथ किया था उसकी आत्मा ने मुझे सब बता दिया है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम?
अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज रात डाकघर आ जाना। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है। वो तांत्रिक आर्यमन की आत्मा को कैद करके ले जाएगा और फिर इस गांव से उस आत्मा का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे भी उससे तभी छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर मुखिया के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। ये हुई ना बात। मुखिया बहुत खुश हुआ। और रात होने पर वो डाकघर पहुंचा। अरे महेश, तुम तो किसी तांत्रिक को बुलाने वाले थे ना? कहाँ है वो तांत्रिक? अब आप आ गए हैं तो वो भी आता ही होगा। उसके इतना कहते ही साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों को सामने से आकृति नजर आई और कुछ ही दूरी पर आकर वो रुक गई। ये क्या है? तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया मुखिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या है महेश? उसकी आत्मा हमारे सामने है। अरे जल्दी से तांत्रिक को बुलाकर इसे कैद कराओ। क्या तुम भी इससे मिल गए हो? अगर किसी को भी बताया कि इसे मैं नहीं मारा था तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। उसी समय वहां छिपा कोतवाल सामने आया। मुखिया जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कोतवाल को देखकर मुखिया हैरान रह गया और भागने लगा। तभी आर्यमन की आत्मा ने उसे हवा में उठाया। अरे! और उसे बहुत ऊपर से ले जाकर छोड़ दिया। ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर मुखिया की मौत हो गई। अब मेरी माँ को उस घर में पहुंचाना भी तुम्हारा ही काम है महेश। मैं जरूर करूंगा। मुखिया की जुल्मी कहानी गांव के सामने आई। अब महेश के बयानों को लेने के बाद कोतवाल के जरिए आर्यमन की मां को उस बड़े से घर में रहने की इजाजत मिल गई। उसे अपने बेटे की मौत का गम था, लेकिन उसका सपना पूरा होने की खुशी भी थी। उसके बाद महेश अच्छे से अपने काम में लग गया। अब रात के समय जब भी उसको साइकिल की आवाज सुनाई देती तो वो डरता नहीं, बल्कि समझ जाता कि आर्यमन उसे अपने अंदाज में धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ आज बिल्कुल सही जगह अपने घर पर है।